1940 में जब लाहौर रेजोल्यूशन आई तो लाहौर रेजोल्यूशन के बाद अगस्त में, क्योंकि 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन आई थी, तो अगस्त में ब्रिटिश ने मुस्लिम लीग को ऑफ़र की। उसको बोलते हैं अगस्त ऑफ़र। ऑफ़र ये थी कि कांग्रेस के रिज़ाइन करने के बाद उनको ज़रूरत थी किसी भी इंडियन पार्टी की कि वो मिनिस्ट्रीज़ बना लें उन सूबों में से जहाँ से कांग्रेस ने रिज़ाइन किया था। कांग्रेस 8 प्रोविंसेस में जीती थी, 8 प्रोविंसेस में उनकी डोमिनेशन थी और एक प्रोविंस में ख़ास तौर पर उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, इसलिए 9 प्रोविंसेस में उनकी गवर्नमेंट बनी थी। तो उनके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी वो मुस्लिम लीग थी, और ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ उन प्रोविंसेस में जहाँ पे मुस्लिम लीग की ज़्यादा सीटें थी वहाँ पे ब्रिटिश ने उनको ऑफ़र की कि आप गवर्नमेंट बना लें। और उनको यही था कि इंडियंस में से कोई पार्टी गवर्नमेंट बनाए ताकि वो हमारी सपोर्ट कर सकें वॉर एफर्ट में। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये ऐसा नहीं करना चाहते थे। उस वक़्त तक लाहौर रेजोल्यूशन पास हो चुकी थी और कायद-ए-आज़म ने कहा कि अगर आप पाकिस्तान की शर्त कबूल करते हैं, अगर आप पाकिस्तान का प्रॉमिस करते हैं, तो मुस्लिम लीग हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। British did not give any guarantee, so कायद-ए-आज़म rejected this offer। क्योंकि अगर वो हुकूमत बना लेते तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कांग्रेस का थूका मुसलमानों ने चाटा है, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन किया और हमने उसके ऊपर हुकूमत बना ली। That was not at all acceptable for कायद-ए-आज़म। So this is a little event which is called August Offer. Then afterwards 1941, it is a major international relations event, 1941 अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर क्यों हुआ? मैं आपको बता दूं कि 1941 तक जो वर्ल्ड वॉर 2 थी उसकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से ब्रिटेन के ख़िलाफ़ बदली कि जर्मनी जो है हर महाज के ऊपर विक्ट्रीज हासिल कर रहा है। हिटलर ने ऑलमोस्ट फ्रांस भी कब्ज़े में कर लिया और एक वक्त था कि फ्रांस ऑलमोस्ट सारे का सारा ब्रिटेन के अलावा और एक आधे और एरिया के अलावा सारे का सारा जो यूरोप था वो हिटलर ने कब्ज़े में कर लिया था। दूसरी तरफ जापान तमाम यूरोपियन पावर्स की अच्छी खासी ठुकाई कर रहा था एशिया में, और फ़तह करते करते वो बर्मा तक आ गया था। बर्मा जो कि इंडिया का एक प्रोविंस था और इंडिया के ऊपर वो प्रेशर डाल रहा था। तो इसको आप समझ लें कि अच्छी खासी डिफ़ीट हो रही थी ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन के पास एक ही हल था कि किसी तरीके से अमेरिका को वॉर में अपने साथ मिला लिया जाए और इस वॉर का पांसा पलट दिया जाए, जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 में पांसा उस वक़्त बदला था जब अमेरिका आखिरी सालों में वॉर में दाखिल हुआ, तो फिर पांसा बदल गया। अदरवाइज़ वॉर हम इक्वल जा रही थी। तो इस वक्त तो वॉर ऑलमोस्ट ब्रिटेन के हाथों छूट चुकी हुई थी। तो ब्रिटेन और अमेरिका के दरमियान में एक चार्टर हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ जो अटलांटिक ओशन में एक शिप के ऊपर इन्होंने साइन किया। इस अटलांटिक चार्टर में अमेरिका के प्रेसिडेंट रोज़वेल्ट ने एक कंडीशंस रखी कि अगर वो वॉर में आती हैं तो ये कंडीशंस अमेरिका की माननी पड़ेंगी। उन कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी थी कि यूरोप डीकॉलोनाइज़ करेगा दुनिया को, यानी कॉलोनीज़ को छोड़ देगा, उनको फ्रीडम दे देगा, और इस तरीके से सारी कॉलोनीज़ को छोड़ देने से के बाद फिर फ्री ट्रेड होगी, सारे मिलकर ट्रेड करेंगे, अमेरिका भी फ्री ट्रेड करेगा। तो ये दूसरी कंडीशन थी जिस पर जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल उन्होंने अग्री कर लिया। इसको कहते हैं अटलांटिक चार्टर। नाउ इट वाज ऑलमोस्ट क्लियर दैट ब्रिटेन वाज गोइंग टू लीव इंडिया आफ्टर वॉर। That was now clear because some indications had been coming even before this Atlantic Charter, when America was emphasizing upon the European nations to decolonize the world, because he thought these were the colonies for which they were going into war again and again, and there was disruption of the peace in the world because of these colonies. तो अटलांटिक चार्टर के बाद ये क्लियर हो गया कि ब्रिटेन छोड़ देगा। और अब आते हैं 1942 नेक्स्ट ईयर, जब क्रिप्स मिशन आता है। 1942 तक ये क्लियर हो चुका था कि ब्रिटेन वॉर हार चुका है और 1942 में ही अमेरिका वॉर में दाखिल होता है। तो 1942 में सिचुएशन ये है कि इंडिया के अलावा ऑलमोस्ट ईस्ट एशिया सारे का सारा जापान कब्ज़ा कर चुका है और इंडिया के ऊपर रोज़ाना बम्बार्डमेंट हो रही है कैलकाटा में,
और कैलकाटा को छोड़ के ब्रिटिश मशीनरी परे जा चुकी हुई है। और दूसरी तरफ यूरोप ऑलमोस्ट सारे का सारा ब्रिटेन के अलावा कब्ज़े में कर चुका है हिटलर, तो ये वॉर हार चुका है। तो इस तरीके से ब्रिटेन की अब गारंटीज़ इतनी मानी नहीं रखती हैं गांधी के लिए। तो क्रिप्स आया उस वक़्त। क्रिप्स जो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये उस वक़्त की वॉर कैबिनेट के मेंबर थे। अब वॉर कैबिनेट क्या थी? वॉर कैबिनेट का मतलब है कैबिनेट जो पहले थी उसको वॉर कैबिनेट में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि कैबिनेट के पहले फैसले पूरी की पूरी पार्लियामेंट से मंजूर होने ज़रूरी होते थे, कोई भी डिसीजन अगर उन्होंने लेना होता था। लेकिन पार्लियामेंट के फैसले अक्सर औकात बहुत लंबी लंबी देर ले जाती हैं। वॉर कैबिनेट का मतलब है कि फ़ौरन ही आपने डिसीजन लिए और वो इम्प्लीमेंट हो गए पार्लियामेंट से पास किए बगैर। तो इसलिए वॉर कैबिनेट के एक अहम मिनिस्टर थे क्रिप्स। क्रिप्स आए और क्रिप्स ने ऑफ़र की इंडियंस को कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है आज़ादी। सिंपली इसका मतलब है कि सेल्फ रूल दिया जाएगा इंडियंस को। सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा मोनार्क को कि वो उनके सिंबॉलिक हेड हैं। अदरवाइज सारी डोमिनियन स्टेटस का मतलब है आज़ादी, यानी कि सेल्फ रूल उनको दे दिया जाएगा, वो हुकूमत करेंगे। लेकिन आफ्टर वॉर वाज वन, जब हम वॉर जीत लेंगे उसके बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान यूनाइटेड रहेगा, पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र नहीं किया, यूनियन ऑफ इंडिया होगा। लेकिन उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए भी एक बीच में वो छोड़ दी दुम सी। हाउएवर, अगर कोई सूबा चाहता है तो वो इस यूनियन से अलहदा भी हो सकता है। इफ एनी प्रोविंसेस वांटेड कुड ऑप्ट आउट ऑफ दिस यूनियन, इस यूनियन से परे भी हो सकता है। आगे क्या चाहते हैं ब्रिटेन इन रिटर्न? ब्रिटेन इन रिटर्न क्या चाहते हैं? ब्रिटिश डिमांडेड इंडियन सपोर्ट इन वॉर, कि इंडियंस जो है सपोर्ट करें वॉर में, क्योंकि उस वक़्त हालात कुछ इंडिया के अच्छे नहीं लग रहे थे। मुस्लिम लीग भी पाकिस्तान की डिमांड कर चुकी थी, वो भी प्रोटेस्ट के मूड में थी, और कांग्रेस तो बहुत बफरी हुई थी जब से उसने रिज़ाइन किया था। और ये लग रहा था कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाने वाली है हिंदुस्तान में। तो ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि अंदरूनी तौर पर हिंदुस्तान जो है उसमें काफ़ी गड़बड़ हो जाए और प्रोटेस्ट मूवमेंट ब्रिटिश के ख़िलाफ़ चल पड़े, जबकि वो बाहर जापान के साथ लड़ रहे थे एशिया में। तो ये था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में सिंपली ये है, ब्रिटिश ऑफर्ड इंडियंस सेल्फ रूल, आई मीन डोमिनियन स्टेटस, वंस वॉर वाज वन, जब जंग जीत ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया वुड बी अ यूनियन, लेकिन साथ में मुसलमानों को भी खुश करने के लिए कह दिया, हाउएवर इफ एनी प्रोविंस वांटेड कुड ऑप्ट आउट ऑफ दिस यूनियन, इस यूनियन से बाहर भी निकल सकता है, लेकिन इन रिटर्न में इंडियंस को ब्रिटिश का साथ देना होगा वॉर में, जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में सपोर्ट की थी। अब हम देखते हैं कि क्या इसको कबूल कर लिया। गांधी ने रिफ्यूज़ कर दिया। कौन सी क्रिप्स मिशन या ब्रिटिश अब गारंटीज कौन सी दे रहे हैं कि जब वॉर जीत जाएंगे तो हम आपको आज़ादी दे दें या सेल्फ रूल दे दें? व्हाट काइंड ऑफ गारंटीज दे आर गिविंग? दे हैव लॉस्ट द वॉर, क्योंकि उस वक्त तक ब्रिटेन वॉर हार चुका हुआ था। इसीलिए गांधी ने कहा कि दिस इज पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। एक ऐसा बैंक हमें गारंटियां दे रहा है जो खुद फेल हो चुका है, और उसका जो चेक यानी गारंटी जो है वो फेक है, वो पोस्ट डेटेड चेक की मानंद है। तो एक बात उन्होंने कही, और उन्होंने कहा हमें अभी चाहिए, वॉर का हम इंतजार नहीं कर सकते। राइट नाउ वी नीड फ्रीडम, इमीडिएट फ्रीडम दे डिमांडेड। और उन्होंने उसके लिए कहा कि अगर हमें फ्रीडम दे दी जाएगी तो जापान इंडिया पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि जापान को इंडियन से प्रॉब्लम नहीं है, ब्रिटेन से प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से उन्होंने अपना ये एक्सक्यूज़ बनाने की कोशिश की। लेकिन कायदे आज़म को पता चल गया, कायदे आज़म ने कहा कि इमीडिएट फ्रीडम किसी सूरत हमें कबूल नहीं है, हमें पाकिस्तान पहले दिया जाए, फिर उसके बाद फ्रीडम दी जाएगी। लेकिन जो है इमीडिएट फ्रीडम पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं कर सकेगी। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि गांधी रिफ्यूज़ड, गांधी ने रिफ्यूज़ कर दिया क्रिप्स मिशन को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है फेलिंग बैंक जो दे रहा है, और कांग्रेस वांटेड इमीडिएट फ्रीडम एंड अकॉर्डिंग टू हिम जापान वुड नॉट अटैक इंडिया इफ ब्रिटेन लेफ्ट इट।
तो ये सारी रीजंस की वजह से गांधी ने रिफ्यूज़ किया। कायदे आज़म ने क्यों रिफ्यूज़ किया? क्योंकि लीग वांटेड पाकिस्तान एंड देयर वाज नो क्लियर कट मेंशन ऑफ पाकिस्तान इन क्रेप्स मिशन। देयर वाज टॉक अबाउट यूनियन ऑफ इंडिया and Quaid-e-Azam knew very well he could not trust the British so easily when it was not mentioned that they would give Pakistan to them. So League wanted Pakistan, but Quaid-e-Azam sought consolation from the option given to provinces that they could opt out of this union if they wanted. उन्होंने कहा कि मुझे इस ऑप्शन से तसल्ली है कि ये चॉइस प्रोविंसेस को दी गई है। अब इसके फ़ौरन बाद क्रिप्स मिशन जब चले गए तो उसके फ़ौरन बाद हिंदुस्तान में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई 1942 सेम ईयर। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है? 1942 में ये स्टार्ट हुई क्विट इंडिया मूवमेंट। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही थी। दैट वाज द फोर्थ लेग और फोर्थ एपिसोड ऑफ क्विट इंडिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपको पता है कि कांग्रेस ने कितनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई? पहली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच वाज नेम्ड एज स्वदेशी मूवमेंट, it was launched right after partition of Bengal 1905. Then the second non-cooperation movement they launched with the Khilafat movement 1919. Third non-cooperation movement that was launched in 1930 under Salt March of 34 days. That was also called Satyagrah, and that was the fourth non-cooperation movement, and this was given the name हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक वाहिद तहरीक थी जो इंतहाई वायलेंट हो गई। जब ये तहरीक स्टार्ट हुई, when this movement started, Quaid-e-Azam hinted that this would go violent, and violence would always beget violence, and the British would resort to violence which would create much of the bloodshed, and the same happened. And he was opposed to such kind of movement because he knew such kind of movement was launched by Congress in order to get immediate freedom. And why did they want immediate freedom? Because with immediate freedom, the British would leave India haphazardly, leaving all the powers in the hands of the Indian Hindus, and the Hindus would dominate at the cost of Muslim culture, and that immediate freedom would not give Muslims ample time to negotiate Pakistan. तो ये कायदे आज़म के फेयर थे, और ये फेयर जो है बेसलेस बिल्कुल नहीं थे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई, दैट बिकेम वेरी वायलेंट। much of the disruptions happened, many cities were hijacked by the miscreants, Congress miscreants. There were much of the bloodsheds, even the British citizens were hit, were targeted, many killings. They ransacked the public offices, they disrupted the communication lines, they destroyed the railway tracks, and they robbed the post offices. So much of the disturbance was there all across India, and most importantly the major cities were at one time disrupted from the center. British used then heavy force against the miscreants, and even for the first time aerial bombardment was used, and stain gun was used against the Congress goons. So this Hindustan movement was so much violent that it completely jolted the British rule in India to its roots. However, it ended in most of the Congress leaders landing in jail, including Gandhi, and violence ended. But many of the Indian historians blame this movement being one of the reasons that the British started supporting Muslim League, and Muslim League became a very powerful party in the absence of Congress leadership, which was anguishing in the jails. However, this claim was disputed by many other historians. They said it was evident that Muslim League would be catapulted to the height of fame because Congress was remained absent for 2 years, almost till 1944, and then Muslim League had got much support in the Muslim constituency of India. And another thing was that Muslim League now had become movement after the passage of Pakistan resolution.